Okay, let us move to the next question. What are the benefits of internet banking? ये क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला. What are the benefits of internet banking? इंटरनेट बैंकिंग के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, राइट? और हमें पता है कि आज के डेट में इसके एडवांटेजेस क्या है. व्हाट आर द एडवांटेजेस, बट जब आप आंसर लिखोगे तो आपको इसको थोड़ा सजा के लिखना होगा. इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, जिसको हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं या ई बैंकिंग भी बोलते हैं, इट ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, राइट? हियर आर सम की एडवांटेजेस. आंसर लिखने के टाइम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सही से करना. फर्स्ट इज कन्वीनियंस. फर्स्ट थिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट. हमारे लिए आज के डेट में इंटरनेट है, इंटरनेट बैंकिंग है, कहीं से भी हम काम कर सकते हैं, फिजिकल बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. 24/7 एक्सेस टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन. जब भी ज़रूरत है, रात में भी अगर मुझे ज़रूरत है अपने अकाउंट में भाई कितने पैसे हैं, मैं एक्सेस करके देख लूँगी. ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ ईजी. गूगल पे आ गया, ये सब जो आ गया क्यों आया? क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग है अवेलेबल, इसीलिए बाकी सब यूपीआई एंड ऑल पेमेंट आ रहे हैं. नो डाउट देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद एडवांटेजेस, बट आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एडवांटेजेस पूछा है, तो अब सिर्फ एडवांटेज लिखना. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग? कॉस्ट सेविंग. एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है. ग्रुप ए में 2 into 5, तो 2 पॉइंट लिखने से ही हो जाएगा, इतना पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट लिखना. फाइन. ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन सच विच इज़ वेरी इजी फॉर अस. आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करो, स्कूल की फ़ीस पेमेंट करो, तो ट्रांजैक्शन काफ़ी फ्लेक्सिबल ट्रांजैक्शन हो गया है. आगे के जैसे नहीं कि भाई एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया, ये जो भी करना है वो ईजी हो गया है अब हमें. कॉस्ट सेविंग, इट सेव्स ऑन योर टाइम, योर मनी, एवरीथिंग, क्योंकि हम ऑनलाइन में कर रहे हैं, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा. पहले तो बैंक में जाओ और एक पासबुक अपडेट करने के लिए, अभी वो नहीं है. क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस. पेपरलेस ट्रांजैक्शन मेकिंग द एंटायर एनवायरनमेंट पेपरलेस एंड डेफिनेटली इको फ्रेंडली भी है ये. सिक्योरिटी फीचर्स. सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन तो फेल होता है, अभी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं मज़े से, लेकिन अभी देखा जा रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स आ गए हैं. इवन बैंक में तुम्हारे एक चेक आ रहा है तो वो पहले तुमसे पूछ रहे कि आपका चेक है या नहीं. ऐसे बहुत सारे बैंक्स में है, स्पेशली मेरा बंधन बैंक तो है ही भी जिंदाबाद. तो सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पर है, ये हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग में किस तरीके से और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि एक साइड से सिक्योरिटी एक साइड से फ्रॉड, दोनों ही डेवलप हो रहे हैं. ठीक है. मोबाइल बैंकिंग इंटीग्रेशन. अब देखो इंटरनेट के संग मोबाइल भी आ गया है. अभी हम लोग इंटरनेट बैंकिंग मतलब सीधी सी बात है मोबाइल बैंकिंग जानते हैं, क्योंकि पहले इंटरनेट में हम लोग मतलब कंप्यूटर में लॉगिन करके फिर यूज़ करते थे, बट अभी ये सारी इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो मोबाइल में इंटीग्रेट हो गई है. Access to additional services, there are lots of additional services that we are accessing through इंटरनेट ओनली. इंटरनेट होने के कारण अकाउंट कस्टमाइजेशन, लोन एप्लीकेशन या इन्वेस्टमेंट. अब क्या हो गया, तुम्हारा ऑनलाइन में तुम्हारा पैसा है, ऑनलाइन में तुम एक्सेस कर सकती हो, देख सक रही हो, तुम ऑनलाइन में बैठे बैठे उसको कहीं भी ट्रांसफ़र करना है, या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी बैंक तुमको प्रोवाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल. सो इट इज़ वेरी ईजी. समझ में आया? ये तो ईजी है ये क्वेश्चन. प्रीति, अनम्यूट करके बोलो. आगे बढ़ो. समझ में आ गया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट इशू. राइट इशू क्या है? ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है. शेयर जब हम बोलते हैं एक कंपनी मार्केट से पैसे उठाती है, तो वो जो कैपिटल है, द कैपिटल दैट अ कंपनी रेजेस थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. हमें ये पता है, मैं पहले से स्टार्ट कर रही हूँ. एक कंपनी मार्केट से पैसे उठा रही है ना, तो अपने अपने हिस्सेदारी एक बेच रही है मार्केट में, इसलिए उसको बोल रहे हैं ना शेयर कैपिटल. बिकॉज आई एम सेलिंग द, मतलब कंपनी क्या कर रही है, मैं जस्ट एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं राइट्स इशू में आ रही हूँ. कंपनी इज सेलिंग इट्स पोर्शन ऑफ शेयर्स in the market, right? And accordingly it is raising capital from the market. वहाँ से वो पैसे रेस कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल. अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कंपनी पूरे पैसे अपने कहाँ से लगाएगी, इसी वजह से कंपनी मार्केट से पैसे उठाती है, जिसको हम शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, राइट? अब जिन्होंने मार्केट में पैसे लगाए या जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसे लगाए, द पीपल who have bought the shares of my company. अब वो क्या हो गए, दे बिकम द ओनर्स ऑफ माई कंपनी. वो तो ओनर हो गए ना, उतने हिस्से के तो वो ओनर हो गए. अब ओनर बोलो और दे आर द शेयर होल्डर्स.
दोनों ही चीज बोल सकते हैं। दे आर दी ओनर्स ऑफ माई कंपनी ऑफ दैट पार्ट। टिपिकली उस पार्ट का तो वो शेयर होगा, जितना मैंने बेचा उतना का तो तुम हिस्सेदार हो गए ना। मैं इसको दिखाते हैं। हाँ, सपोज ये है। अब इसमें से अगर मैं लेती हूँ, सपोज मैंने ये पोर्शन जो है मैंने बेच दिया, फाइन। अब ये पोर्शन किसी ने खरीद लिया, तो जिसने भी मेरे ये वाले पोर्शन को खरीदा है, उसने तो पैसे दिए तब तो खरीदा ना, तो उसने जिसने भी खरीदा तो वो क्या हो गए, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स, क्योंकि दे आर ऑल्सो होल्डिंग शेयर्स इन माई कंपनी। और उनको मैं इक्विटी होल्डर्स बोल सकती हूँ। इन्वेस्टर्स नहीं बोलूँगी, सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं बोलूँगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो दी ओनर्स। सिर्फ इन्वेस्टर्स बोल दिए तो भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया, अपना पैसा लो, रिटर्न लो, बस चले जाओ। बट जब मैं शेयर होल्डर्स बोल रही हूँ, इक्विटी होल्डर्स बोल रही हूँ या ओनर्स बोल रही हूँ, इसका मतलब आपकी भी राइट है मेरी कंपनी में, राइट। अब तुम मेरे कंपनी के हिस्सेदार हो गए। तुम मेरे हाँ, यस, यस, बिल्कुल। प्रॉफिट होगा तो कंपनी भाई प्रॉफिट भी शेयर करेगी आपको, लॉस होगा तो लॉस भी शेयर करेगी। अब क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो है ना, वो जो शेयर्स खरीद रहे हैं ना, वो दे आर बाइंग द शेयर्स एट अ प्राइस। वो मार्केट में पर यूनिट प्राइस में शेयर बिकता है। अब देखो, कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग कैसे होगी, वो पर यूनिट शेयर की ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं कि इतना जो हिस्सेदार मैंने इतना हिस्सा बेचा तो इतना हिस्सा पूरा गोटा ऐसे बेच नहीं दिया। इसके शेयर्स पर यूनिट, मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे बेचेंगे। मैं सपोज मुझे 10 लाख रुपए मार्केट से चाहिए, ये 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो एक आदमी तो कोई मुझे 10 लाख रुपए नहीं देगा ना। तो मैं सपोज ये 10 लाख रुपए जो हैं डिवाइडेड बाई जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये फेस वैल्यू हो गई, सपोज मैं मान रही हूँ 100 रुपये, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपये अगर कर लो तो तुम्हारा कितना बचा, 10, 1,000, नहीं 10,000, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं जब ये 10 लाख रुपए मार्केट से उठा रही हूँ ना, तो मैंने उसको पहले यूनिट में डिवाइड किया, तो कितने यूनिट ऑफ शेयर्स हो गए, तो ये हो गए 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इसके जो है 10,000 टुकड़े हो गए, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स अब हो सकते हैं वो 10,000 शेयर होल्डर्स हों, या तो फिर 2,000 शेयर होल्डर्स हो। कितना कितना, ओ सॉरी सॉरी, मैंने क्या किया, 10,000 कर दिया। हाँ, 10 लाख लिखी हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। चलो, 10,000, तो 10,000 शेयर होल्डर्स हो या 2,000 शेयर होल्डर, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये 10 लाख, 10,000 भी हो सकते हैं, मतलब सबने एक एक लिए, अज्यूम करते हैं हम, या 2,000 शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों ने लिए, तो ये कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। बट जब मैं मार्केट में सेल करूंगी तो मुझे उसको, मतलब जब मैं कंपनी जब मार्केट में शेयर्स को इशू कर रही हूँ, तो मुझे उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने भी मेरे कंपनी की शेयर खरीदी, तो उन्होंने हो सकता है 100-100 रुपये सबने दिए, तो सब मेरे शेयर होल्डर्स हो गए, 10,000 शेयर होल्डर्स हो गए, या कोई 100 हो गए, मेरे 100 ने 1,000-1,000 ले लिया, हर एक आदमी ने 1,000-1,000 ले लिया, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन लोग तो मेरी कंपनी का एक हिस्सेदार बन गए। अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उनको तो हमको देना पड़ेगा ना। अब राइट्स इशू क्या है, तो एक होता है जब हम आईपीओ इशू कर रहे हैं मार्केट में, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं, इसके बाद जैसे आईपीओ इशू करते हैं वैसे एक राइट इशू होता है। राइट इशू क्या होता है, जब कंपनी को एडिशनल पैसे की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ अ राइट इशू? राइट इशू इज़ अ मेथड बाय विच अ कंपनी रेजेज एडिशनल कैपिटल। कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है, बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द अपॉर्चुनिटी टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। This means that shareholders have the right to purchase additional shares at a predetermined price known as subscription price during a specified subscription period. अब क्या होता है, जो मेरे एग्जिस्टिंग, अब मुझे और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं भाई और भी ज़्यादा शेयर्स में बेच रही हूँ, सपोज मैं और एक हिस्सा बेचना चाह रही हूँ,
तो जब ये मैं और एक हिस्सा बेचना चाहूँगी ना, तो इसको एडिशनल कैपिटल ले रही हूँ ना मार्केट से, तो इसको मैं राइट्स इशू बोलूँगी। अब इसको भी मैं यूनिट प्राइस में डिवाइड करूँगी, पर इसको राइट इशू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी राइट है इसमें। पहले हम उनको ऑफर करेंगे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में, सब्सक्रिप्शन प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से कम होगा, क्योंकि हम पहले अपने लोगों को दे रहे हैं ना, इशू कर रहे हैं, तो उनको पहले मैं इशू करूंगी, तो वो कम प्राइस होगा। अब उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं, जैसे तुम मेरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो हम पहले तुमको ऑफर करेंगे, तुमने खरीदा तो ठीक है, नहीं खरीदा तो फिर हम बाहर दूसरों को बेचेंगे। ठीक है, समझ आया? अब राइट्स इशू में क्या होता है देखो, क्योंकि राइट्स इशू ना थोड़े सस्ते में होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है बहुत बहुत खरीद ले, ऐसा नहीं होता। उनको एक प्रोपोर्शन में मिलता है, बाई शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग होल्डिंग। एग्जिस्टिंग होल्डिंग मतलब क्या, जैसे राइट्स इशू ऑफर हुआ 5:2, 5:2 इज द रेशियो ऑफ इशूइंग राइट्स इशू। इसका मतलब क्या, जिस शेयर होल्डर्स के पास 5 शेयर्स ऑलरेडी हैं उसको उस हिसाब से 2 शेयर मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है राइट्स इशू। क्योंकि सस्ते में मिल रहा है तो सब बोलेंगे हम खरीद लें हम खरीद लें, तो ऐसा नहीं होता। इसी वजह से राइट्स इशू जो है वो प्री डिटरमाइंड प्राइस में क्योंकि होता है, तो वो एक प्रोपोर्शन में ही ऑफर किया जाता है। अब राइट इशू किस तरीके से काम करता है, तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है व्हाट इज राइट इशू। तो राइट इशू में 2 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना ही लिखना है। A right issue is a method by which a company raises additional capital by offering existing shareholders the opportunity to buy new shares in proportion to the existing holdings. This means that shareholders have the right but not the obligation to purchase additional shares at a predetermined price known as subscription price during a specified subscription period. Clear? अब देखो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क्स का भी। राइट्स इशू है तो इंपॉर्टेंट है ना। हाउ डज इट वर्क? Here's how right issue typically works. फर्स्ट इज अनाउंसमेंट। कंपनी क्या करेगी, पहले एक अनाउंसमेंट करेगी इस इंटेंशन टू इशू न्यू शेयर्स। कंपनी पहले अनाउंस करती है कि भाई हम दोबारा से राइट्स इशू कर रहे हैं, इस तरीके से। दिस इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय डिटेल्स सच एज द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। सुनिए ना एक बार, एक बार चेक करिए ना सब्जी। चलो, पहले हो गई, इधर राइट्स इशू में सब्जी घुस जा रहा है। चल देख, इधर क्या हो गया, पहले हो गया तुम्हारा अनाउंसमेंट। कंपनी पहले क्या करती है, एक अनाउंसमेंट करती है कि हमको राइट्स इशू करना है। प्रीति समझ में आ रहा है? ओके। अनाउंसमेंट करने के बाद वो सब्सक्रिप्शन रेशियो डिसाइड करेगी, जो मैंने अभी बताया था ना, 5:2 या 2:3, एनीथिंग। देन सब्सक्रिप्शन प्राइस, द सब्सक्रिप्शन प्राइस इज द प्री डिटरमाइंड प्राइस एट विच, देखो ये जितने भी प्रोसेस हैं, या जैसे सब्सक्रिप्शन रेशियो क्या है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज इट मीन, डिफाइन सब्सक्रिप्शन रेशियो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या है, सब्सक्रिप्शन पीरियड क्या है, ट्रेडिबिलिटी ऑफ राइट, दीज आर फ्यू टर्म्स विच यू शुड रिमेंबर। शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और प्रोसेस तो है ही, कंपनी पहले, ये प्रोसेस कैसा है, राइट्स इशू किस तरह से काम करेगा, पहले हो गया अनाउंसमेंट। कंपनी अनाउंसमेंट करेगी कि हम राइट्स इशू भाई इशू करना चाह रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रेशियो फिर वो बताएगी कि इतना रेशियो 1:3 है या 2:3 है, वॉट एवर इज द रेशियो। देन सब्सक्रिप्शन प्राइस, सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या होगी वो भी बताएगा। द सब्सक्रिप्शन प्राइस इज द प्री डिटरमाइंड प्राइस एट विच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बाय द न्यू शेयर्स। Next is subscription period. The rights issue comes with a specific subscription period during which existing shareholders can exercise their rights to buy the new share. अब एक सब्सक्रिप्शन पीरियड बता देगा कि भाई ये टाइम पीरियड है, कि भाई 1 महीना 3 महीना ऐसा करके, ऐसा नहीं कि आप वो चलते रहे। ट्रेडिबिलिटी ऑफ राइट्स, इन सम केसेस द राइट्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये नॉर्मली नहीं रहता है, बट अगर ये दिया प्रोवाइडेड है, ट्रेडिबिलिटी ऑफ राइट्स मतलब जैसे मुझे राइट्स इशू दिया गया तो मैं ही खरीद सकती हूँ, तो वो ट्रेडेबल नहीं है। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं अपना राइट ये बेच दूंगी, प्रीति को दे दूंगी, प्रीति कैन बाय, वो हो गया ट्रेडिबिलिटी ऑफ राइट्स। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड शेयर होल्डर्स हु मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एडिशनल शेयर्स विद द ऑप्शन टू सेल देयर राइट्स टू अदर। ये आपको लिखा रहेगा, ये मेंशन रहेगा नोटिस में। Use of proceeds, the fund raised through rights issue are typically used by the company to finance various activities such as debt reduction, expansion project,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव। ये जो राइट्स इशू है इसका पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? डेट रिडक्शन में लोन है, वो सब खर्चा करना है, एक्सपेंशन करना है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या कोई स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, वहीं पर ये पैसे सब यूज़ होंगे। राइट्स इशू आर अ वे for companies to strengthen their financial position without taking on additional debt. राइट्स इशू क्या है? मतलब राइट्स इशू एक तरीके से हमको ये सुविधा दे रहा है कि हम कंपनी जो है वो बिना उधार लिए अपने फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक रख सके। बाय ऑफरिंग न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट, companies aim to maintain their current ownership structure while providing an opportunity for shareholders to participate in the company's growth and development. Shareholders in turn have the choice to either subscribe to the new shares, sell their rights or do nothing. तो अब ये जो राइट्स इशू है कंपनी मुझे दे रही है, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, उसको सेल कर सकती हूँ। अब सेल कर सकती हूँ कि नहीं वो तो बताएगा, बट मैं यूज़ कर लूँ या नहीं करूँ ये मेरे ऊपर है। सो इट इज़ अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, समझ में आया?